नमस्कार साथियों, हिंदी वाग्मिता के मंच पे आप सभी का स्वागत है। आज से हम एक ऐसी श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं, जो आपके राजस्थान में होने वाली किसी भी भर्ती परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी होने वाली है। चाहे वो शिक्षक भर्ती की परीक्षाएँ हो या पटवारी, एसआई जैसी परीक्षाएँ हों, उनमें हिंदी का एक बहुत बड़ा भाग आपको पढ़ना होता है। हम आज से प्रारंभ करने करने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण, जिसमें हमारा पहला टॉपिक होने वाला है वर्ण विचार। उससे पहले हम व्याकरण की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। व्याकरण की व्युत्पत्ति होती है वी धन आ धन करण से, यानी विशेष रूप से व्याख्यित करना, किसी भी बात को विशेष रूप से कहना व्याकरण होता है। ठीक है। व्याकरण की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि हम जब भाषा बोलते हैं तब उसमें एक रूपता नहीं होती है, तो व्याकरण उसे एक रूप बनाता है, व्यवस्थित करता है। ठीक है, उसे सैद्धांतिक रूप देता है, ताकि जो मैं अपने भावनाएं आपके सामने व्यक्त कर रही हूँ, आप उसे उसी रूप में समझें। इसलिए व्याकरण का होना बहुत आवश्यक है। क्रमबद्ध, व्यवस्थित और एक रूपता प्रदान करने के लिए व्याकरण का होना किसी भी भाषा में बहुत आवश्यक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे, किसकी व्याकरण पढ़ रहे हैं? हिंदी की। तो मैं हिंदी के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। हिंदी मूलतः फारसी भाषा का शब्द है। भारत से जब लोग हिंदुस्तान आए थे, भारत आए थे, तो वो सिंधु नदी के इस पार वाले लोगों को हिंदू कहा करते थे, क्योंकि उनको स को है बोलते थे। तो वहीं से हिंदू बना, सिंधु से हिंदू बना। हिंदू में फिर ईक प्रत्यय जुड़ के हिंदीक बन गया, और हिंदी में बोलते बोलते का हटके हिंदी ही रह गया। ईक प्रत्यय से सिर्फ ई प्रत्यय ही रह गया। इस प्रकार बनी है हिंदी। तो ये मूलतः फारसी भाषा का शब्द हो गया। इसकी लिपि देवनागरी लिपि है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे भाषा। भाषा होती है संस्कृत के भाष धातु से उत्पन्न हुई है। इसका मतलब होता है कहना या व्यक्त करना, यानी अपने मन के जो भावनाएं हैं, हम उनको दूसरों के सामने किस प्रकार प्रकट कर सकते हैं, तो वो होती है भाषा। जो माध्यम हम यूज करते हैं वो होती है भाषा। ठीक है। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। एक सांकेतिक भाषा भी होती है, लेकिन उसे हम व्याकरण के अंतर्गत नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि संकेतों का कोई नियम नहीं होता है। संकेतों को नियम में बांधा नहीं जा सकता है। जिसे नियमों में बांधा जा सकता है, वही व्याकरण के अंतर्गत आ सकती है। तो मौखिक और लिखित रूप, जब हम बोलकर बताते हैं तो मौखिक हो गया, और जब हम उसे लिखकर अपनी भावनाएं प्रकट करते हैं तो वो लिखित रूप हो गया। आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे भाषा की महत्वपूर्ण इकाइयां। ये प्रश्न बहुत बार आता है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो भाषा की छोटी इकाई जब आपसे पूछा जाएगा, तब आपको ध्यान रखना है कि प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है। अगर भाषा की सबसे छोटी इकाई सीधे सीधे पूछा जा रहा है, तो आपको ध्वनि करनी है। कोई भी होने वाली ध्वनि, कोई भी साउंड भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। जैसे बच्चे का रोना हो गया, गाड़ी का चलना भी भाषा ही है, ध्वनि है, माफ कीजिएगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि हो गई। तो इसे लिखा नहीं जा सकता है, इसे सिर्फ सुन सकते हैं, हम बोल सकते हैं, लिख नहीं सकते हैं। तो जब हम भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई की हम बात करेंगे, तो वो वर्ण होगी, क्योंकि जब ध्वनि को हम लिख देते हैं तो वो वर्ण कहलाती है। जब ध्वनि को हम लिख देते हैं तो वो वर्ण कहलाती है। ठीक है। तो सबसे छोटी ध्वनि, सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण हो गई। सबसे छोटी सार्थक इकाई, क्योंकि वर्ण तो सार्थक नहीं होते। क का क्या अर्थ होगा? कुछ नहीं होगा। ख का कुछ अर्थ नहीं होगा। लेकिन सबसे छोटी सार्थक इकाई अगर पूछी जाती है तो वो शब्द होता है, क्योंकि शब्द सार्थक होता है। शब्द का कोई ना कोई अर्थ होता है। हम कोई भी शब्द जब हम बोलते हैं तो उससे वो क्या चीज है, वो उसके चित्र हमारे दिमाग में बनता है। जैसे अगर मैं कहूँ पुष्प, तो एक किसी फूल का, या मैं कहूँ गुलाब, तो गुलाब का चित्र मेरे मस्तिष्क में बनेगा, उसका अर्थ होता है। चाहे गुलाब अगर हम कहें तो वर्णों से ही बना है, लेकिन अगर इसे तोड़ दिया जाता है तो इसका कोई अर्थ नहीं बचता है। लेकिन जब यही एक शिरोरेखा के नीचे आ जाता है तो इसका समेकित अर्थ बनता है एक प्रकार का पुष्प।
अगर हम कहें कलम, तो जब हम क, ल और म को अलग अलग लिखेंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं होगा, लेकिन जब हम इनको एक ही शिरोरेखा के नीचे हम लिखेंगे तो उसका अर्थ हो जाएगा पेन, लिखने वाली कलम, जो हम सब जानते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब वर्ण आपस में जुड़ते हैं और सार्थक होने चाहिए, ऐसे नहीं कि कोई भी वर्ण आपस में जोड़ के शब्द बना दिया, नहीं, उसका कोई ना कोई अर्थ होगा, तभी वो शब्द कहलाएगा। ठीक है। और पूर्ण इकाई, पूर्ण इकाई क्या है? पूर्ण इकाई ये है कि जब हम शब्द बोलते हैं तो हमारे मन में जिज्ञासा फिर भी शेष रह जाती है। कलम बोला हमने, तो कलम का क्या करना है, क्या है कलम, कलम से क्या होगा, ये सभी प्रश्न हमारे दिमाग में आते हैं। लेकिन जब हम कहते हैं कलम से लिखते हैं, तो अब हमारे मन में कोई जिज्ञासा शेष नहीं रहती है। ये वाक्य अपने आप में पूर्ण हो गया। इसलिए अगर प्रश्न पूछा जाता है कि पूर्ण इकाई कौन सी है, तो वो वाक्य होती है। भाषा की पूर्ण इकाई, सबसे छोटी पूर्ण इकाई कौन सी है, तो वो वाक्य होती है। आई समझ में बात? भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, जिसे हम लिख सकते हैं, तो वो वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द है। भाषा की पूर्ण इकाई वाक्य है। पूर्ण इकाई यानी संपूर्ण भाव प्रकट करती है, उसके बाद में कुछ जानने की इच्छा नहीं होती है, उस शब्द से संबंधित कुछ बात जानने की इच्छा नहीं होती है, संपूर्ण अर्थ व्यक्त करती है। ठीक है। ये इसका संरचना क्रम भी है। संरचना क्रम, सबसे छोटा वर्ण, फिर शब्द, फिर वाक्य, फिर अनुच्छेद, फिर लेख और फिर निबंध, सबसे बड़ा निबंध। ठीक है। ये है संश्लेषण और ये इधर से है विश्लेषण। ठीक है। शब्दों को वर्णों में तोड़ा जा सकता है। शब्द हैं, उन्हें अगर हम तोड़ेंगे तो वो अलग पृथक पृथक वर्ण हो जाएंगे, और वर्णों को जब हम पुनः जोड़ेंगे तो वो पुनः शब्द के रूप में प्रतिष्ठापित हो जाएंगे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे वर्ण विचार। वर्णमाला, वर्णमाला की आवश्यकता क्यों होती है? वर्णमाला, वर्णों का एक व्यवस्थित क्रम होता है। कोई भी वर्ण अपनी निश्चित स्थान पे ही आता है। किसी भी वर्ण को हम आगे पीछे इधर उधर नहीं लिख सकते हैं। जिस स्थान पर वर्णमाला में वो निश्चित किया गया है, उसे वहीं पे ही हमें लिखना होगा, वहीं पे हमें पढ़ना होगा। ये वर्णमाला है। वर्णों को व्यवस्थित रूप से, क्रमबद्ध रूप से जब हम उसको लिखते हैं या पढ़ते हैं, तो वो वर्णमाला होती है। वर्णमाला में दो प्रकार के वर्ण होते हैं, स्वर और व्यंजन। दो प्रकार के वर्ण होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर, कुल स्वरों की संख्या 11 है। ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। कुल स्वरों की संख्या 11 है। अब आप कहेंगे बच्चों को तो 13 पढ़ाते हैं, अंग है कहाँ गया? तो अंग है स्वरों में नहीं आता है, ना ही व्यंजनों में आता है, वो अयोगवाह वर्ण है, उन्हें हम अलग से पढ़ेंगे। तो अगर परीक्षा में पूछा जाता है कुल स्वरों की संख्या कितनी है और 11 और 13 दोनों हो, तो आपको 11 ही करना है, क्योंकि वर्णों की संख्या 11 ही है। अब एक प्रश्न ये भी उठता है, हालांकि परीक्षा में नहीं आता है, लेकिन आपको जानना जरूरी है कि री की क्या स्थिति है। कुछ बुक किताबों में आपको ये भी देखने को मिलेगा कि री को हटा ही दिया गया है और उसके स्थान पे ये वर्ण जोड़ दिया गया है। ये स्वर क्या है? ये अ है, जो अंग्रेजी के या विदेशी भाषाओं के शब्दों में हमें देखने को मिलता है, जैसे कॉलेज ना। लेकिन अभी भी हिंदी में री का पर्याप्त प्रयोग होता है। जब आप तत्सम तद्भव शब्द पढ़ेंगे तो वहाँ आपको री की बहुत सारे शब्द आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि री संस्कृत भाषाओं से सीधे जो शब्द आए हैं उनमें अभी भी प्रयुक्त होता है। इसलिए ओ को ना मानकर हम री ही वर्णमाला में रखेंगे। तो अगर पूछा जाता है कि अगर री के संबंध में कोई प्रश्न पूछा जाता है, अभी तक तो नहीं पूछा गया, लेकिन पूछा जाता है, तो आप आराम से री को वर्णमाला में स्वरों में शामिल करके आएंगे। ठीक है।
अब अगर हम बात करें कि स्वर तो 11 होते हैं, लेकिन मात्राएं कितनी होती है, तो मात्राएं 10 ही होती है, क्योंकि अ की कोई मात्रा नहीं होती है। अ की मात्रा दृष्ट नहीं होती है, दिखती नहीं है। अ एक उदासीन स्वर है, इसकी मात्रा हम नहीं लगा सकते। अगर हम क लिखते हैं तो इस क में छुपी हुई है अ की मात्रा। अगर अ की मात्रा हम निकाल दी जाती है तो ये क हलंत हो जाता है, यानी आधा क हो जाता है। इसलिए अगर किसी भी व्यंजन के साथ में हलंत नहीं लगा हुआ है तो ये मानना है कि वहाँ अ है साथ में, क्योंकि बिना अ के बोला भी नहीं जा सकता। अब ये भी प्रश्न उठता होगा कि स्वर और व्यंजनों में अंतर क्या है? तो स्वर होते हैं स्वतंत्र, स्वर होते हैं स्वतंत्र ध्वनियाँ होती है। स्वर क्या है? स्वतंत्र ध्वनियाँ होती है। क्यों? क्योंकि जब फेफड़ों से वायु बाहर निकलती है तो स्वरों को बोलते समय आपके मुख के किसी भी भाग में वो घर्षण नहीं करती, वो टकराती नहीं है, वो अटकती नहीं है, रुकती नहीं है, सीधा बाहर निकल जाती है। लेकिन जब व्यंजनों को बोलते हैं, पहली बात तो व्यंजनों को स्वतंत्र रूप से बोला ही नहीं जा सकता। व्यंजनों को बोलने के लिए स्वरों की आवश्यकता होती है। लेकिन जब हम उन्हें बोलते हैं तो हमारे हमारे फेफड़ों से निकली हुई हवा हमारे मुख के कहीं न कहीं किसी न किसी हिस्से पे रगड़ खाती है या फँसती है, अटकती है, घर्षण करती है और फिर बाहर निकलती है। तो व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते, परतंत्र होते हैं। व्यंजन परतंत्र ध्वनियाँ हैं, लेकिन स्वर स्वतंत्र ध्वनियाँ हैं, आराम से बोली जा सकती है बिना किसी बाधा के। मुख का कोई भी अवयव स्वरों के लिए बाधा नहीं बनता है। आगे चलते हैं, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। अब व्यंजन, हम इनके भाग आगे पढ़ेंगे, हम इनके वर्गीकरण पढ़ेंगे अभी आगे, ठीक है। ये है व्यंजनों का वर्गीकरण, ठीक है। अब इसमें 5 वर्ग बनाए हुए हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। 5 वर्ग हैं। ठीक है। क वर्ग में क, ख, ग, घ और अंग। ये अंग है। बचपन में एड़ा भी पढ़ाया होगा, लेकिन नहीं, इसका उच्चारण अंग होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। और ये दोनों अलग हैं, ये और ये दोनों अलग हैं, ठीक है। च, छ, ज, झ, ञ, ये च वर्ग की ध्वनियां हैं। ट, ठ, ड, ढ, ण, ये ट वर्ग की ध्वनियां हैं। त, थ, द, ध, न, ये त वर्ग की ध्वनियां हैं। प, फ, ब, भ, म, ये प वर्ग की ध्वनियां। इन सभी को वर्गीय ध्वनियां या वर्गीय व्यंजन कहते हैं। ये 25 होते हैं संख्या में। ये पंचम जो ध्वनि है, ये पंचम जो व्यंजन है, ये नासिक के है। ये नाक से बोला जाता है। जब हम बोलते हैं तो नासिका का प्रयोग करना होता है। नाक को बंद करके हम इन ध्वनियों का उच्चारण नहीं कर सकते, तो इन्हें नासिक्य ध्वनियां भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नासिक्य ध्वनियां भी कहते हैं। देखिए यहाँ लिखा है नासिक्य ध्वनियां या पंचमाक्षर या पंचम वर्ण, ठीक है। तो ये 20 और 5, ये हो गई 25 स्पर्श ध्वनियां। ये क्या है? स्पर्श व्यंजन है। आगे चलते हैं। वैसे कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। अब इनके अलावा स्पर्श ध्वनियों के अलावा भी कुछ व्यंजन विशेष हैं, जैसे अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण 4 होते हैं, य, र, ल, व। इन्हें अर्ध स्वर भी कहते हैं। इन्हें अर्ध स्वर भी कहते हैं। जब हम संधि पढ़ेंगे तो उनमें इनका प्रयोग हम पढ़ेंगे। ये अर्ध स्वर भी कहलाते हैं। फिर आते हैं ऊष्मीय, श, श, श है। ऊष्मीय ध्वनियां क्यों? जब हम इनको उच्चारित करते हैं तो हल्की सी हमारे मुख से निकलने वाली वायु में हल्की सी उष्माहट, हमें गर्माहट हमें देखने को मिलती है। आप बोल के जब हाथ लगा के देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, हल्की सी गर्म हवा मुख से बाहर निकलती है, इसलिए इन्हें उष्म ध्वनियां कहते हैं। उसके बाद 4 संयुक्ताक्षर भी हैं जिन्हें वर्णमाला में स्थान दिया है। क्ष, त्र, ज्ञ, ज्ञ नहीं है, ज्ञ।
ये है ज्य। ज्ञ जो बोलते हैं वो गलत होता है, हम गलत ही उच्चारण करते आ रहे हैं, बचपन से यही सिखाया है, लेकिन इसका सही उच्चारण होता है ज्य। और उसके बाद में है श्र। क्ष का निर्माण होता है क और श से, त्र का निर्माण होता है त और र से, ज्य का निर्माण होता है ज और य से, श्र का निर्माण होता है श और र से। उसके अलावा जो हमने पढ़ी थी, स्वरों में हम पढ़ रहे थे अंग और रह भी होता है, वो अयोगवाह ध्वनियाँ, ये न स्वर होती है न व्यंजन होती है। इन्हें स्वरों में इनका वहन न स्वर करते हैं न व्यंजन करते हैं, ठीक है। उसके बाद होती है दो ध्वनियाँ और होती है ड़ और ढ। ये उच्छिप्त ध्वनियाँ होती है। उच्छिप्त कैसे? जो मुख से ऐसे बाहर निकलती है जैसे हवा को फेंका जा रहा हो, इसलिए इसे उच्छिप्त ध्वनियाँ भी कहते हैं। द्विगुणित ध्वनियाँ भी कहा जाता है, ठीक है। आशा करती हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। हम पढ़ रहे थे वर्ण विचार। सबसे पहले हमने पढ़ा व्याकरण, यानी विशेष रूप से व्याख्यात करना। फिर हमने हिंदी की व्युत्पत्ति पढ़ी थी फारसी भाषा से, ठीक है। हिंदी में ई प्रत्यय लगा है। उसके बाद हमने भाषा पढ़े थे, मौखिक और लिखित रूप। ये आपके इतनी ज़्यादा परीक्षाओं में नहीं पूछा जाता है। परीक्षाओं में आपको एक वर्ण दिया जाएगा और उसके बारे में उसकी व्याख्या पूछी जाएगी, या 3-4 उसके बारे में कथन दे दिए जाएंगे, सत्य और असत्य पूछा जा सकता है। अभी हम आगे और पढ़ेंगे इसके बारे में। फिर हमने महत्वपूर्ण इकाइयाँ पढ़ी थी। ये कंठस्थ आप कर लेना, क्योंकि इनको लेकर बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं और बहुत आसान प्रश्नों को आप अगर गलत कर देते हैं तो वो अच्छी बात नहीं है। इसलिए आप बिल्कुल विशेष रूप से ध्यान रखेंगे क्या पूछा जा रहा है। छोटा, सबसे छोटी पूछिए, सबसे छोटी लिखित पूछिए, या सबसे छोटी सार्थक पूछिए। तो ये आपको बहुत ध्यान से ये प्रश्न करने हैं जब ये आएंगे तो। उसके बाद में हमने पढ़ा था 52 वर्ण होते हैं, जिनमें 11 स्वर होते हैं। 11 स्वरों की 10 मात्राएं होती है। अउदासीन स्वर होता है। इसके बाद हमने पढ़ा स्वर स्वतंत्र होते हैं, व्यंजन परतंत्र होते हैं। उसके बाद हमने वर्णमाला पढ़ी। ये 25 ध्वनियां हैं जो स्पर्शीय व्यंजन कहलाते हैं, स्पर्श ध्वनियां कहलाती है, जिनमें 20 स्पर्श ध्वनियां हैं, 5 नासिक के वर्ण हैं। नासिक के ध्वनियां हैं जो नाक से उच्चारित की जाती है। उसके बाद हमने पढ़ा है विशेष श्रेणियां। अंतस्थ य, र, ल, व 4 होती है। उष्मीय भी 4 होती है, श, स, ह। संयुक्ताक्षर भी 4 होते हैं, क्षत्र, ज्ञ और श्र। फिर होते हैं 2 अयोगवाह, अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार होता है अंग और अह। फिर होती है 2 ध्वनियां होती है उच्छिप्त ध्वनियां। ये तद्भव शब्दों में बहुत प्रयुक्त होती है। जब हम तद्भव शब्द पढ़ेंगे तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। इनके प्रयोग के नियम भी होते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे वहां। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। उसके बाद स्वरों का वर्गीकरण। स्वर मात्रा के आधार पर ये वर्गीकरण है। मात्रा के आधार पर मात्रा के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। ऋश्व स्वर, जिन्हें मूल या रूढ़ स्वर भी कहते हैं, और दूसरा है यौगिक या संधि स्वर, ठीक है। मूल स्वर 4 ही होते हैं, अ, ई, उ, री, ठीक है। इनके उच्चारण में बहुत ही कम समय लगता है। जब हम इनका उच्चारण करते हैं अ, ई, उ, री, बहुत कम समय लगता है। लेकिन जब हम यौगिक या संधि स्वरों का उच्चारण करते हैं तो इनसे दुगनी मात्रा में हमें समय देना पड़ता है। इनको बोलने में इनकी तुलना में ज्यादा समय लगता है, ठीक है। यौगिक स्वरों को हम 2 भागों में बांटते हैं, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। दीर्घ को सजातीय स्वर भी कहते हैं, संयुक्त को विजातीय स्वर भी कहते हैं। सजातीय क्यों है? क्योंकि ये इन तीनों स्वरों के सजातीय स्वर हैं, इनके दीर्घ रूप हैं, इसलिए इनको दीर्घ कहा जाता है। अ का दीर्घ आ, ई का दीर्घ ई और उ का दीर्घ उ।
तो इन्हें दीर्घ कहा जाता है और ये इनके सजातीय हैं, इसलिए सजातीय स्वर भी कहा जाता है। संयुक्त स्वर, ये ए, ऐ, ओ, औ, ये 4 जो स्वर हैं वो अन्य स्वरों से मिलके बनते हैं। अन्य 2 स्वरों से मिलके बनते हैं। जब हम स्वर संधि पढ़ेंगे तो इसके बारे में हमें विस्तार से पढ़ेंगे। और ये इनकी जाति से भिन्न है। ये जाति वो वाली जाति नहीं है, ये स्वरों की जाति है, यानी अ की समान जाति आ है। जहाँ से अ उच्चारित होता है वहीं से आ भी उच्चारित होता है। तो अ और आ समान जाति के हैं, लेकिन ए अलग जाति का है, इसलिए इसे विजातीय स्वर भी कहते हैं और संयुक्त स्वर भी कहते हैं। ठीक है, इन संयुक्त स्वरों को एक बहुत बड़े भाषाविद थे भोलानाथ तिवारी जी, उन्होंने संधि अक्षर भी कहा है। इनको संधि अक्षर भी कहा है, इन्हें संधि स्वर भी कह सकते हैं। ठीक है, संयुक्त स्वर, संधि अक्षर या संधि स्वर अगर कोई भी आता है तो आप ये करेंगे। ठीक है, आशा करती हूँ आपको ये कक्षा अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आया होगा, यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। अगर ये कक्षा आपको अच्छी लगी है, आपको उपयोगी लगी है, तो ज़रूर से लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हिंदी वाग्मिता नाम से। धन्यवाद। और आपके सुझाव और किसी भी प्रकार के प्रश्न आमंत्रित है। तो आप कमेंट बॉक्स में, आपका अगर कोई प्रश्न हो या कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। धन्यवाद।